नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, एक पंकज नाम के लड़के की है जो ट्रक चलाने का काम करते थे। ये घटना उनके साथ में घटी थी ना, 2011 की बात है। हरियाणा का एक शहर। पंकज ट्रक ड्राइवर थे, कम उम्र था, लगभग 24-25 साल के रहे और अभी उनकी शादी हुई नहीं थी। उनसे दो बड़े भाई का नंबर था, इसके बाद तीसरे में पंकज का नंबर आता था। अभी तो पहला ही बड़े भाई का अब शादी का सेट हुआ था, इसके बाद एक और भाई और फिर पंकज। मतलब अभी वक्त बहुत लगना था। अब पंकज जो थे ना, अब आशिकी की ओर ज़्यादा उनका आकर्षण था। लड़कियों में बड़ा रुचि लेते थे। अब उनकी एक टाइम पास प्रेमिका भी थी और उसका वो नंबर ले रखे थे। जब रात के टाइम जब उनके पास फुर्सत होता, जब अब वो उस लड़की से बात किया करते थे, लेकिन बस बात ही भर होता था, क्योंकि लड़की तो बहुत दूर थी। उनके गांव के बगल के गांव का एक तरह से कहा जाए तो बहुत दूर का मामला था। संभव नहीं था मिलना। बस दिल की जो भड़ास था ना, जो प्रेम था इजहार का, बस फ़ोन के माध्यम से अब अपने आप को समझाते थे, बात करते थे और उसी में खुश रहते थे। इच्छा तो बहुत होती थी कि काश वो मेरी प्रेमिका मेरे पास में होती, लेकिन वो अब बहुत दूर थी। अब वहाँ जाने के लिए मतलब पंकज को छुट्टी करना पड़ता, फिर अब लंबी बस के यात्रा करके अपने गांव पहुँचना। अब फिर वो लड़की मिले ना मिले ऐसा कुछ तय नहीं था। खैर, ये तो पंकज की बात होगी। अब पंकज की जो ट्रक की यात्रा थी ना, लंबी दूरी को नहीं थी। गोदाम का एक काम करते थे। उस गोदाम में माल सप्लाई होता था लोकल एरिया में। और वहाँ पर 10-12 ट्रक थे, कंपनी के ही ट्रक थे। और जो भी ड्राइवर थे, अधिकांश ड्राइवर तो लोकल थे। अब रात के जो टाइम होता था, माल छोड़ के आते, और ट्रक अपना उनका पार्किंग था, खुला हुआ पार्किंग था, और वहाँ पर ट्रक लगाते और अपने अपने घर चले जाते। बस पंकज जो थे थोड़ा दूर गांव के थे। अब उनका जो घर बार था वो कुल ट्रक ही था। अपना ज़रूरी सामान, ज़रूरी चीज़, कपड़े लत्ते सारा ट्रक में रखते थे। ओढ़ने बिछौना सब कुछ उनका ट्रक में रहता था। एक तरह से उनका घर ही ट्रक था। सुबह गोदाम में अपना ट्रक लगाते, पर्ची बनती, कहाँ का माल है, कौन कौन सा माल है, वो लोड होता, फिर पर्ची लेकर के वो निकल जाते। अब जहाँ जहाँ का माल था वहाँ सप्लाई करके आप फिर वापस आ जाते थे। कई बार 2-2 चक्कर लगता था और कई बार एक चक्कर में ही रात हो जाती थी। अब जब पार्किंग में ट्रक लगा करके आप पंकज आप उस प्रेमिका को जो बहुत दूर रहती थी उसका नंबर मिला देते थे। बातचीत शुरू हो जाती थी और ऐसे ही करते जब तक उनको नींद नहीं आ जाती ना, तब तक वो फ़ोन में लगे रहते थे। लड़की भी लगी रहती थी उधर से। आखिरकार जब नींद से बोझिल होते तब वो फ़ोन काटते और फिर सो जाते। ऐसा ही रोज़ का उनका काम था। और वो पंकज जी बताते हैं कि वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता जो मेरे साथ में रात घटी थी। तो आइए चलते हैं पंकज जी की इस कहानी में, उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं ट्रक ड्राइवर। हाँ, ये मेरी उम्र 24-25 साल की रही होगी और मैं थोड़ा लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। मेरी कामना होती थी कि काश मेरे पास में कोई लड़की होती, मुझसे बातचीत करती, मैं प्रेम करता। अब ऐसा ही मेरे मन में भावना बनी रहती थी। हाँ, एक टाइम पास जरूर दोस्त थी मेरी। वो गांव का जो मेरा घर था वहाँ से दूसरे गांव की रहने वाली। अब
एक आध बार तो हम जब गांव जाते थे तो मिली थी, लेकिन बस बातचीत, हाय हेलो, और इसके अलावा कभी हम एकांत में मिले नहीं। लेकिन उसका नंबर था मेरे पास में। अब जब मैं एकांत में हो जाता ना, जब अपने ट्रांसपोर्ट जो गोदाम था उसकी पार्किंग में, जो खुला हुआ पार्किंग था, बस वहाँ पर एक बना हुआ था बाथरूम नहाने के लिए और पानी का व्यवस्था था। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसी जगह पर हम ट्रक लगाते थे। एक चौकीदार रहा करता, लेकिन सिर्फ इसी का नहीं, गोदाम का नहीं, उसके पास में और भी दो चार गोदाम थे। तो वो हर जगह रात में घूमता रहता था। कभी हमारे गोदाम पर आकर के सीटी मार देना, कभी दूसरे गोदाम पर सीटी, मतलब हम जगे हुए हैं जी, रखवाली कर रहे हैं। सबसे पैसा लेता था, जो आसपास में गोदाम थे सबसे अब अपना सैलरी लेता था। और वो रात तो मैं भूल ही नहीं पाता। मैं हमेशा की तरह 10 बजे के आसपास अपने गोदाम के पार्किंग में आकर के अपना ट्रक लगा दिया था। भोजन करके मैं होटल से आ चुका था। अब ऐसा ही मेरे साथ में रोज होता था। मैं सोचा कि आज जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन जब मैं ट्रक में सोने लगा ना तो नींद नहीं आ रही थी। तब मुझे लगा कि अरे वो अपनी दूर वाली प्रेमिका से बात कर लेते हैं, थोड़ा उससे बात करेंगे, मन भी हल्का हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। अब मैं अपना टेलीफोन मिलाने लगा मोबाइल को, अब नंबर डायल कर दिया, लेकिन सिग्नल ही नहीं आ रहा था, टावर ही नहीं पकड़ रहा था। ना जाने उस रोज क्या हो गया था। मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा, कई बार फ़ोन बंद करके चालू किया। हाँ, ऐसा होने पर कुछ पल के लिए सिग्नल आता था, अब फिर डंडी गायब हो जाती थी। और उधर से वो लड़की भी हाय हेलो करती, तब तक नेटवर्क गायब, फ़ोन बंद, कट जाता था। अब सोचा कि इस एरिया में शायद नेटवर्क की समस्या है, थोड़ा मुझे आगे पीछे चलना चाहिए। अब मैं अपना ट्रक से उतर करके चहलकदमी करते हुए थोड़ा आगे पीछे होने लगा। एक खुला क्षेत्र था, उस साइड में मैं जाने लगा ताकि मुझे नेटवर्क मिल जाए और मैं अपनी प्रेमिका से जो टाइम पास थी उससे मैं अपना बातचीत शुरू कर सकूं। आखिरकार जो खाली स्थान था, खाली जगह थी, लंबा सा एक जगह था, और वहाँ पर मैं जब पहुँचा उसके किनारे पर तो खंडहर जैसा था वहाँ पर। अब हम लोग दिन में तो वहाँ रहते नहीं थे, सुबह में जल्दी से माल लोड करना, निकल जाना, देर रात को हम आते थे। तो जो खंडहर के आगे क्या था हमें मालूम ही नहीं था, ना हमने कभी पूछने का अब ऐसा कुछ किया कि आखिर आसपास में क्या चीज़ है, हमें कोई लेना देना नहीं था। आज सिग्नल नहीं आने की वजह से मैं उस जगह पर पहुंच गया। जब उस जगह पहुंचा तो वाकई सिग्नल प्रॉपर आ रहा था। मैं नंबर मिला दिया प्रेम का, बातचीत होने लगी और मैं एक खाली स्थान देख करके साफ सुथरा जगह और बैठ गया था। आसमान में चांद पूरा निकला हुआ था, उसकी रोशनी हर तरफ अब मुझे फैली हुई नजर आ रही थी। अब 11 बज चुका था, रात के 11। हर जगह सुनसान था। जो हमारा कंपनी का एक तरह चौकीदार था जो सीटी बजाता था, आज भी वो शांत था। मैंने उसकी सीटी की आवाज़ सुनी ही नहीं। ज़रूर कहीं बैठ कर के सो रहा होगा, मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। हमें क्या करना जी, उसका काम है, वो जाने। कभी कभी हमारे जो ट्रक में मैं सोता था तो जानबूझ कर के हमारे ट्रक के पास में आके सीटी जोर से बजा देता था, मेरी नींद खुल जाती थी। मैं उस पर गुस्सा भी हो जाता कि यही जगह मिली है तुम्हें सीटी बजाने के लिए। तब वो हंसता हुआ कहता कि साहब मेरी तो ड्यूटी यही है। लेकिन आज मैंने उसकी सीटी की आवाज़ नहीं सुनी। मैं अपनी टाइम पास प्रेमिका से बातचीत कर रहा था और बातचीत में ऐसा खो गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। अब आधी रात हो चुकी थी और मैं जब घड़ी देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं अपनी प्रेमिका से कहने लगा कि अब रहने दो, अब कल के लिए थोड़ा बात बचा लेते हैं, कल भी तो बात करना है, चलो तुम भी सो जाओ और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। मेरा तो सिग्नल नहीं आ रहा था, मुझे तो अपना ट्रक से काफ़ी दूर आ चुका हूँ। अब प्रेमिका कहने की रुको रुको थोड़ी देर और, मुझे भी नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर और बात करते हैं। अब फिर बातों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका था।
तभी मैं जो देखा ना तो मैं हैरान रह गया था। हमारे पास से एक आवाज़ आ रही थी, मेरे बिल्कुल पास से, जैसे कोई लड़की गुजर रही हो, और उसका पाजेब की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। वो चलती जा रही थी, पाजेब की आवाज़ आती जा रही थी। मैं जो बातचीत अपने प्रेमिका से कर रहा था ना, तो एक पल के लिए मैं बातचीत रोक दिया। उधर से मेरी प्रेमिका हेलो हेलो करती जा रही थी, लेकिन मैं उस लड़की को देख रहा था कि इतनी रात को सुनसान जगह पर, जहाँ गोदाम है और खाली स्थान पड़े हुए, ना जाने इस जगह पर क्या क्या है, ये लड़की अकेले जा कहाँ रही है। प्रेमिका की मेरे फ़ोन में आवाज़ आ रही थी, हेलो हेलो, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही हो। लेकिन मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया और एक तरह से मैं फ़ोन कट कर दिया ताकि उसको लगे कि नेटवर्क का समस्या है और वो सो जाए। मैं उस सामने से जो आ रही लड़की, अब उसकी तरफ आकर्षित हो गया कि कौन है भाई। सफ़ेद सूट में और चांदनी रात में गजब का लग रही थी। खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। अब मेरी तरफ भी आ रही थी। मैं देखते रह गया। जब वो पास आई ना, तो मैं जो बैठा हुआ था उठ करके खड़ा हो गया। वो मेरे सामने से अब बस गुजर ही रही थी। मेरा दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था कि भाई, अगर ये लड़की मेरे जीवन में आज आ जाए तो मज़ा आ जाए। मैं अपनी प्रेमिका से बात करके थक चुका था। आखिर ये कौन है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस लड़की को मैं टोकूं या रोकूं। मैं डरा हुआ था कि कहीं गलती से मैं इसको रोक दिया, पूछ लिया और ये लड़की भड़क गई, तब क्या होगा। अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी हमारे इस एरिया में। अब मैं इसी डर से डरा हुआ था। उठ के खड़ा तो हो गया था और लड़की हमारे बगल से बिल्कुल सामने में आ चुकी थी, अब बस गुजरने वाली थी। मेरे होठ फड़फड़ा रहे थे कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन दिमाग कर रहा था कि नहीं पंकज बेटा, ऐसा मत कर, नहीं तो तू फंस जाएगा। और मैं अपने आप को शांत रखने लगा और तभी वो लड़की एक पल के लिए रुक गई, मेरी तरफ देख के कहने लगी, जरा देखना अपनी घड़ी में टाइम कितना हुआ है। इतनी मीठी आवाज़ सुनकर के मैं तो लगा कि मैं अपना होश खो दूंगा। गजब की आवाज़ थी, मदहोशी जैसी आवाज़ निकल रही थी, मीठी बांसुरी की तरह। आज चेहरा भी जब उसने मेरी तरफ किया ना, तो चांद की सीधी रोशनी उस पर पड़ रही थी। चेहरा चमक रहा था, सुंदर इतनी थी कि मैं तो देखता ही रह गया। मैं घड़ी देखना भूल गया, बस उसके चेहरे को देखता जा रहा था। अब फिर वो मुस्कुरा के कहने लगी, मैं आपसे पूछी थी कि टाइम कितना हो गया, ज़रा बताइएगा। तब मेरा वो एक तरह से मैं अपना होश में आया ना, तो मैं लग रहा था कि उसकी मदहोशी में गुम हो चुका हूँ। मैं देखा टाइम, नहीं 12:30 बज रहा है जी। लड़की कहने लगी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, रात काफ़ी हो गई, आप इस जगह पर नए मुझे दिखाई दे रहे हो। जब लड़की ने बोला तो मैं बोला, जी जी नया तो नहीं हूँ, इस सामने वाला जो देख रही है ना टिन सेट जो गोदाम है, इसी कंपनी में काम करता हूँ, ट्रक ड्राइवर हूँ जी। उधर मेरा ट्रक खड़ा है, रात यहीं गुजारता हूँ। अपनी तरफ से मैं पूरी अपनी अब सब कुछ बात बता दिया। वो लड़की अब रुक गई थी, कहने लगी कि आपका घर बार नहीं है क्या। मैं बोला, जी है, लेकिन बहुत दूर है, तो रोज़ रोज़ तो मैं सफ़र नहीं कर पाऊँगा ना, इसलिए मैं अपना घर ट्रक में ही बना रखा हूँ। खाते पीते कहाँ है लड़की, आप पूछ बैठी। मुझे लगा कि लड़की मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, आप खूबसूरत तो थी ही। अब बातचीत का सिलसिला उससे मेरा शुरू हो चुका था, वो भी बातचीत कर रही थी, हम लोग खड़े खड़े बात कर रहे थे। तब मैं पूछ ही बैठा कि देखिए, आप अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया कि आप कौन हैं, इतनी रात को अकेले क्यों घूम रही हैं, आपका घर किधर है। वो उंगली उठा करके एक तरफ इशारा किया, जहाँ मैं देखा वहाँ से रोशनी सी एक नज़र आ रही थी। वो ज़्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन बीच में
कुछ ऐसी चीज़ थी जो अड़चन डालने वाली थी, हम सीधी नहीं जा सकते थे। बगीचा ऐसा जंगल झाड़ बीच में था, लेकिन वो जगह मुझे साफ नज़र आ रही थी, रोशनी थी वहाँ पर। और वो कह रही थी कि मेरा घर है। और मैं पूछ बैठा कि आप इतनी रात को आ कहाँ से रही हैं। तब वो कहने लगे कि मेरा बुआ का घर दूसरी साइड में, जिधर आपकी कंपनी है ना, उसको पार करके मेरा बुआ का घर है। अब मैं रोज़ रात को आती जाती रहती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। यही चीज़ मैं पूछने वाला था कि आप डरती क्यों नहीं है, लेकिन उसने खुद पहले ही बोल दिया कि मुझे डर नहीं लगता है, मैं अपने बुआ घर से और अपना घर आती जाती हूँ। मैंने जब नाम पूछा कि आपका नाम क्या है जी, वो कहने लगी क्यों, नाम क्यों पूछ रहे हो, मुस्कुरा करके। मैं पूछा कि आपने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, तो मैं सोचा कि आपके बारे में कुछ जानकारी ले लूँ, क्या पता कल आप कोई काम पड़ जाए। वो मुस्कुरा पड़ी, क्या काम पड़ेगा, क्यों, मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो। मैं बोला कि देखो आपको बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तब हंस के कहने लगी मेरा नाम शीतल है, आप तो खुश हो ना। मैं मुस्कुरा दिया कि हाँ, आपका चेहरा की तरह नाम भी बहुत शीतल है। अब फिर वो आगे बढ़ने लगी और नाम मुझे क्या हुआ कि मैं भी उसके साथ अब उसके कदम में कदम मिला रहा था। अब मैं अब अपने आप पर हैरान था कि मैं उसके साथ आगे क्यों जा रहा हूँ, जिधर वो जा रही है समझ में नहीं आ रहा था। और वो लड़की मेरे को बातों में एक तरह से फंसा रखी थी, पूछती जा रही थी कुछ सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं दे रहा था। और इस तरह हम बढ़ते बढ़ते जो लड़की ने घर बताया था, जो बीच में अब जंगल झाड़ नहीं होता तो हम तो 2 मिनट में पहुंच जाते, और उसी जगह पर हम पहुंच गए थे। वो एक अलग घर बना हुआ था और लालटेन टंगी हुई थी और उसी लालटेन से दूर तक रोशनी हो रही थी। मैं जब उसका घर देखा ना बाहर से, और वो कहने लगी कि ये मेरा घर है। मैं बोला जी आपके घर में बिजली उजली नहीं है क्या। वो कहने लगी है, सब कुछ है, लेकिन अभी बिजली नहीं है, बिजली कटी हुई है, कभी आती है कभी जाती है। मैं बोला कि हमारे यहाँ तो अब बिजली का आपने देखा पूरा लाइट जल रही थी, और हमारी कंपनी से थोड़ी ही दूरी पर तो आपका ये। तब कहने लगी आपकी लाइट अलग है और ये लाइट अलग है, ये दूसरी साइड से आती है, और इस लाइन में कोई ना कोई समस्या हमेशा रहती है, और इसीलिए हमारा लालटेन का इस्तेमाल होता है। अब मैं उसके बातों बातों में उसके घर तक पहुंच गया था, और वो ज़्यादा बातों नहीं थी, एक एक बात का अब कई बार वो ऐसा सवाल पूछती, और मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। वो इतनी खूबसूरत भी थी, और मैं बात करते करते अब उसके घर तक पहुंच गया था। और इसके बाद वो लड़की कहने लगी कि देखिए ये है मेरा करीब खाना, अब जैसा है ये मेरा है। मैं अपने बुआ के पास ज़्यादा रहती हूँ और कभी कभी यहाँ पर आ जाती हूँ। मैं कहने लगा कि आपके घर में आप बता रही थी कि आपका परिवार भी है, तो यहाँ तो कोई नहीं है। तब वो हंस के कहने लगी नहीं, इस टाइम नहीं है, वो लोग कहीं गए हुए हैं 2-3 दिन के लिए, आप फिर वो लोग आ जाएंगे, अभी तो हमारा घर खाली है। आइए अंदर, अंदर से दिखा दूँ कैसा मेरा गरीब खाना। ना चाहते हुए भी मैं उस घर में दाखिल हो गया, आगे आगे लड़की और पीछे पीछे मैं। लालटेन जो बाहर जल रहा था वो लालटेन लेकर के अब अंदर आ चुकी थी। उस लालटेन से घर में एक पीलापन जैसी रोशनी अब फैल चुकी थी। मैं देखा कि घर बड़ा जरूर था, उसमें 2 चारपाई और कुछ जरूरी सामान लगे हुए थे, मतलब एक गरीब परिवार का घर था जैसे मुझे अब वो देख करके अंदाज़ा लगा था। और मैं पूछने लगा कि आप अकेले रात को रह जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपका परिवार आज बता रही हैं कि बाहर है। तब वो कहने लगी कि इसीलिए तो आपको यहाँ तक लेके आई हूँ। मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब मेरा जो दिल था ना तेजी से धड़कने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की के दिल में क्या चल रहा है। मुझे बातों में फंसा करके और अपने घर तक ले आई, और फिर उसका मनसा क्या था। सही मायने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
उसकी से बातचीत करते हुए आप उसने तो अपना दिल खोल कर रख दिया कि मैं इसीलिए तो आपको यहाँ तक ले आई, ताकि मुझे डर न लगे और मेरा समय भी कट जाए। अब मैं उस लड़की की तरफ अब भरपूर नज़र से देखने लगा। वो लड़की अब मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, तुम्हें आपको डर तो नहीं लगता ना अकेले में? जैसा हमारा घर है, यहाँ कोई नहीं है, बस हम ही अकेले रहते हैं। आप आ गए हो तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप घबरा तो नहीं रहे ना मेरे से, इस घर से? अब मैं जवान था, जोशीला था, अब मैं लड़की से अब बोलूँ कि हाँ मुझे डर लग रहा है? वैसे मैं डरता भी नहीं था बिल्कुल भी, और डर नाम का चीज़ मैं जानता भी नहीं था डर कैसा होता है। और मैं बोल पड़ा, नहीं नहीं मैं किसी चीज़ से डरता नहीं। और इसके बाद वो लड़की कहने लगी, बैठो ना, बैठो, कुछ पियोगे? हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको भोजन दे सकूं। मैं बोला, मैं भोजन करके आया हूँ होटल से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब वो कहने लगी, कम से कम पानी तो मेरे हाथ का पी लो। मैंने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ पानी पिला दीजिए। उसके बाद वहाँ किनारे पर मटका रखा हुआ था, जहाँ पर एक बड़ा सा गिलास भी था। गिलास धातु का था और वो मटके में से गिलास में पानी लेकर के मेरे पास आ गई, मेरे हाथों को पकड़ा दिया। और जब मैं पानी को पहली बार और उसको हाथों को टच किया ना, तो मुझे एहसास हुआ कि ये फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा पानी है और सबसे ठंडा उसका हाथ लगा। मैं चौंक गया कि इतना ठंडा पानी मटके का कैसे हो सकता है। मैं पूछने लगा कि क्या आपके घर में फ्रिज लगा है क्या? फ्रिज तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और तब वो लड़की हंस के कहने लगी कि हमारा जो मटका है ना, फ्रिज से कम नहीं है, फ्रिज से ज़्यादा ठंडा पानी रखता है। आप पियो, देखो पानी का स्वाद देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। वाकई ठंडक गिलास में थी। अब मैं फिर होठों से पानी लगा चुका था। पानी में सही में जैसे लड़की कह रही थी ना, एक अलग स्वाद था। जैसे आम पानी हम पीते रहते हैं, ऐसा पानी नहीं था। उसमें कुछ खुशबू भी आ रही थी और कुछ मिठास भी था, शरबत की तरह। और मैं बड़ा गिलास पूरा पी चुका था। और इसके बाद लड़की पूछने लगी, क्यों, आप बताओ आपको पानी कैसा लगा? मैंने बोला कि ये तो शरबत की तरह था। वो लड़की मुस्कुरा करने लगी, नहीं शरबत नहीं, ये मटके का पानी ही है। ये जो मटका है ना, स्पेशल है। इसमें साधारण पानी डालने के बाद ये पानी ऐसा बना देता है। मैं उस मटके को अब देखने लगा, ऐसा क्या इसमें जादू है भाई कि ये साधारण पानी को आप बिल्कुल चिल्ड कर देता है, इसमें एक स्वाद भी आ जाता है। गजब का मटका है भाई। अब हम तो बैठ चुके थे, लड़की भी मेरे बगल में बैठी थी। अब दोनों मतलब अपना जान चुके थे कि हम यहाँ पर क्यों हैं। इसके बाद वो सिलसिला शुरू हो चुका था। जो लड़की के दिल में था, मेरे दिल में तो कुछ ज़्यादा ही था। फिर हम सो चुके थे उस लड़की के साथ ही, उसी की चारपाई के ऊपर में बातचीत करते हुए, और हम नींद में जा चुके थे। मुझे नहीं पता कि लड़की सोई कि नहीं सोई, लेकिन मैं थक चुका था और नींद भी मुझे गहरी आ गई थी। एक अलग ही शरीर में घबराहट, बेचैनी अब मुझे होने लगी थी। जब नींद आई ना, तब मुझे राहत मिली बेचैनी से, घबराहट से, और मैं अब बिल्कुल नींद में जा चुका था। सुबह मेरी आँख खुली। मैं हैरान था। जैसे ही आँख खुला ना, तो मैं सबसे पहले अपने बगल में अब उस बिस्तर को देखा। बिस्तर तो था नहीं, हाँ पुराना गद्दा जरूर उसमें बिछा हुआ था। तकिया जरूर था, लेकिन जितनी रात को मैं साफ सफाई देखा था वो था नहीं। लड़की थी नहीं। बाकी जो भी सामान था अब उस घर में, वो जैसे रात को देखा था आज भी था। वो मटका आज भी था जहाँ से लड़की ने मुझे पानी पिलाया था। सुबह हो चुकी थी। मैं अब हड़बड़ा के उठा कि मैं इतना देर तक कैसे सोते रह गया। मुझे अब तक तो गोदाम में अपना ट्रक लगा देना चाहिए। पहला ही चक्कर मुझे मिल जाता तो मैं जल्दी आ जाता। ऐसा ही होता है, जिसको पहला चक्कर मिलता है अब वो शाम को जल्दी काम से छुट्टी हो जाता है। अब मैं जब लड़की को ढूंढने लगा उस घर में, तो लड़की कहीं थी नहीं।
मैं इधर उधर घूमता हुआ अब आवाज़ भी दिया, उसका नाम भी पुकारा, शीतल शीतल, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? लेकिन शीतल तो थी नहीं वहाँ पर। मेरा गिलास जो था ना, थोड़ा शुष्क हुआ पड़ा था, पानी की मुझे ज़रूरत थी। अब वही मटका, मैं वही उस पर ढका हुआ था, गिलास रखा हुआ था। मैं सोचा कि चलो अब मटके से पानी निकाल कर अपना गला को तर कर लेते हैं, अब फिर अपने कंपनी चले जाते हैं। इस लड़की के विषय में बाद में हम सोचेंगे कि लड़की कहाँ गई। अब मुझे देर हो रही थी। मटका का ढक्कन उठाया, गिलास से पानी निकाला, लेकिन रात वाली बात तो थी नहीं। रात में पूरा गिलास चिल्ड हुआ पड़ा था। अब वही तो नॉर्मल पानी की तरह था। अब रात में दिन में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन मुझे प्यास लगा था और मैं वो पानी गले में उतार चुका, लेकिन वो पानी बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह लग रहा था। रात वाला स्वाद बिल्कुल नहीं था। मैं गला तर करके गिलास वहीं रखा, अब फिर तेजी से उस घर से बाहर निकल गया। दरवाज़ा अब एक तरह से भिड़ा हुआ था, लकड़ी का दरवाज़ा था, पुराना दरवाज़ा। अब मैं सोचा कि लड़की कहीं आसपास में खेत वगैरह में गई होगी, या हो सकता है कि अपने बुआ के घर चली गई हो, कोई अर्जेंट काम हो, या इधर तो चली गई होगी, आ जाएगी अपने आप। अब इसका घर है अपना, खुद अपना रहेगी, बंद करेगी, इसका काम है, मेरा काम थोड़ी है। अब मैं उस घर से निकल गया, लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने ट्रक के पास पहुंचा, और तब तक गोदाम खुल चुका था। ट्रक स्टार्ट किया, गोदाम में लगा दिया, पहला चक्कर का इंतज़ार करने लगा। अब लेबर अब आने लगी थी। अभी हमारा ट्रक लोड होने में अब कम से कम 1.5 घंटा का टाइम बाकी था, लेकिन अब नंबर मेरा लग चुका था और भी ट्रक आ चुके थे जो मेरे पीछे अपना नंबर लगा रखे थे। अब नंबर लगने के बाद में लेबर तो देर में आती थी, तब तक हम लोग चाय की दुकान में पहुंच जाते थे, नाश्ता वास्ता कर कर के, और तब हम आते तब तक लेबर पहुंच जाती थी। अब वैसे ही हमने किया। अब जो भी हमारे पीछे ट्रक वाले भाई बंद थे, अब हम लोग सब अब पास के जो थोड़ी दूर पर दुकान थी एक चाय नाश्ता की, वहाँ पहुँच गए थे, चाय नाश्ता करने लगे थे। जो हमारे नज़दीक ट्रक जो लगा रखा था, अब एक तरह से हम एक दूसरे को अच्छी तरह सब जानते थे। अब कोई हम उम्र का भी था, कोई मेरे से भी बड़ा था। तो वो जो हम उम्र लड़का था जो मेरे पीछे ट्रक लगाया था, हम दोनों साथ में नाश्ता कर रहे थे, और अचानक वो लड़का मेरी तरफ देख के कहने लगा, पंकज तेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बात क्या है दोस्त? कल तो देखा था तो ठीक ठाक था, रात भर में तेरे साथ में क्या हो गया? मैं उसकी तरफ देखे, क्या मजाक कर रहे हो भाई? मैं जैसा कल था ऐसा आज भी हूँ, मुझे तो कोई फर्क नज़र नहीं आया। तब वो मेरी आंखों को ध्यान से देखने लगा, चेहरा ध्यान से देखने लगा, और कहने लगा कि पंकज भाई मैं सही बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तो शीशे में जाके अपना चेहरा देखो, और तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। मैं उसको बात को मजाक में ले रहा था, कई बार हम लोग आपस में ऐसा मजाक भी कर देते थे, लेकिन जब वो इतना सीरियस होकर बोल रहा था ना, तो मुझे लगा कि ज़रूर मुझे देखना चाहिए। नाश्ता अब ख़त्म हो चुका था, चाय पी चुके थे, अब हम लोग अपने गोदाम में जाने वाले थे, और वहाँ पर वॉश बेसिन के पास में अब शीशा लगा हुआ था। मैं शीशे में जाकर देखा ना, तो वाकई चेहरा मेरा बिल्कुल पीला लग रहा था, आंखें भी पीली लग रही थी। मैं सोच में पड़ गया, भाई कल तक तो मैं बिल्कुल सही था, और आज रात में क्या हो गया? मुझे वो रात वाली कहानी अब धीरे धीरे समझ आने लगी कि कहीं हम रात उसके लड़की के साथ गुजारे हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, शारीरिक नुकसान तो नहीं हुआ। मैं फिर अपने आप को कहने लगा, अरे ये मैं जो सोच रहा हूँ ये ऐसे नहीं हो सकता। ना 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 ना, ज़रूर। मैं चेहरा वरा धो करके फिर अपने आप को देखा, लेकिन वही चेहरा मुझे अब फिर दिखाई पड़ा। चेहरा में पीलापन ज़रूर था, और तब तक देर हो रही थी, सब ड्राइव कर रहे थे, चलो जी टाइम हो गया, लेबर आ चुकी होगी। इसके बाद हम चल पड़े थे, ट्रक लोड हुआ, फिर हम अपना ट्रक लेकर के जहाँ का माल था पर्ची लिए चल पड़े थे। इसके बाद मैं उस चीज़ को भूल गया कि मेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, मैं टेंशन लिया हुआ था, लेकिन अब टेंशन
मुक्त हो चुका था। जब काम मेरे पास में आ गया ना, तो मैं उसमें मशगूल हो गया था। अब जगह जगह का माल था, उसमें हर जगह सप्लाई करनी थी और उसमें मैं मस्त हो चुका था। आखिरकार वो चक्कर एक ही बार मेरा लगा। अब मैं जब पहुंचा ना गोदाम के अपना पार्किंग में, तो रात के 10 बज चुके थे। लंबा सफ़र था आज का। होटल से मैं खाना पैक करा के लाया था कि चलो आज, कई बार मैं ऐसा ही करता था। मैं वहाँ पर बाथरूम था, वहाँ मैं पहले फ्रेश होकर के तब मैं भोजन करने के लिए बैठ गया। उसी वक्त मेरे फ़ोन की घंटी बज गई। वो मेरी टाइम पास प्रेम का थी। वो कह रही थी कि तुमने फ़ोन नहीं किया पंकज, मैं तुम्हारा फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी और तुमने कल फ़ोन भी काट दिया था। मैं कहने लगा कि नहीं काटा नहीं, नेटवर्क का समस्या था। तभी मैं दोबारा फ़ोन मिलाया तो लग नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से उस लड़की को मैं समझा पाया। कहने लगा कि देखो अभी मैं खाना खा रहा हूँ, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा तब हम बात करेंगे। मैं फ़ोन काट करके तसल्ली से भोजन कर रहा था। भोजन जैसे ही कर रहा था ना, तभी मैं वो रात वाली लड़की को अपने ट्रक के आगे से जो पगडंडी थी जाते हुए देखा। वही आवाज़ घुघरू की छन छन बजती हुई जा रही थी। अब मैं खाना लगभग ख़त्म हो चुका था। जब मैं उसको देखा ना, तो जल्दी जल्दी पानी पिया, हाथ साफ किया और ट्रक से नीचे उतर गया। अब मैं जा कर के उसको सामने खड़ा हो गया। जब मुझे वो देखी ना, एक पल के लिए उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गया। कहने लगी पंकज आज बड़ा अजीब लग रहे हो, बड़ा मूड में लग रहे हो। मैं कहने लगा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहा था। मैं जानता था कि तुम इसी रास्ते से आओगी और मैं देखो तुम्हें पकड़ ही लिया। कहाँ जा रही हो? कमरे पर। बुआ घर से हो आई? तब वो कहने लगी हाँ बुआ के घर से तो आ रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। मैं पूछा आपका परिवार आ गया क्या? तब वो कहने लगी नहीं अभी नहीं आया, अभी बताया था ना कल, 2-3 दिन और लगेगा। क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो? चलना है तो चलो। मैं तो यही तो चाहता था। अब फिर हम दोनों उसी रास्ते पर चल पड़े थे। बातचीत करते करते हम उसी घर में पहुंच गए थे। जब वहाँ पहुँचे ना, तो मैं रात वाली घटना को पूछने लगा, सुबह वाली, कि मैं जब उठा था तो तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम मिली नहीं। तब वो कहने लगी कि मैं जल्दी उठ गई थी, कोई ज़रूरी काम था और उसको निपटाने चली गई थी। मुझे पता था कि तुम उठोगे और फिर चल दोगे। वैसे मेरे घर में कोई चोरी लायक सामान तो रखा नहीं, सब कुछ पुराना ही है और नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं हमारे घर में। कीमती सामान जो हमारा है वो बुआ के घर में ही रहता है। मैं अब उससे बातचीत करने लगा। अब हम प्रेम के मूड में आ चुके थे। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अब वही हुआ, दूसरा दिन भी हम उसके आगोश में सो चुके थे। सुबह वही हुआ, जब मेरी आँख खुली ना, तो लड़की बिस्तर पर थी ही नहीं। वो पुराना सा गद्दा था। हाँ, रात में ज़रूर चमकता था जैसे बहुत साफ़ सुथरा हो, लेकिन जब सुबह में जब देखा ना, तो उतना साफ नहीं था जितना रात में नज़र आता था। और वो पानी भी जो रात में मैंने पिया था दोबारा ना, तो बिल्कुल चिल्ड पानी था। मैं उसका वजह भी पूछा, तब वो कहने लगे कि ये जो मटका है ना, रात में ही काम करता है। अब जैसे जैसे सूरज निकलने लगता है ना, तो एक तरह से अपनी शक्ति खोने लगता है, फिर वो नॉर्मल पानी देने लगता है। मैं ऐसा मटका आज तक देखा नहीं था, ना सुना था कि कैसा मटका है। मैं इसके बारे में पूछने लगा, तब वो कहने लगी कि छोड़ो ना, हम प्रेम करते हैं ना, ये मटके कहाँ हमारे बीच में आ गया। अपनी बातों की जाल में मुझे फंसा दी और वो मटके का रहस्य रह गया। सुबह उठा, फिर वही लड़की गायब। प्यासा था मैं, जब मटके से पानी निकाल के पी रहा हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल, अगली सुबह की जैसा सब कुछ था। मैं कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कल दरवाज़ा भेड़ा था वैसे ही भेड़ करके अपने काम में लग गया। और आज मेरा जो नंबर था ना, तीसरा नंबर आया, क्योंकि मैं इसी जगह से लेट हो चुका था। जब पहुंचा तो तीसरे नंबर पर मेरी ट्रक थी। और वही हुआ
ट्रक अब लग चुका था नंबर में सभी का। हम चाय की दुकान पर नाश्ता पानी करने, वही तो सुबह सुबह में होता था। वही मेरा लड़का जो मेरा दोस्त था, जिसने मुझे बोला था कि पंकज तेरा चेहरा पीला अब दिखाई दे रहा है। और आज भी वो मुझे देख कर के कहने लगा कि पंकज भाई, ये तुम्हारे चेहरे को क्या होता जा रहा है। देखो ना, कल तो थोड़ा कम पीला लग रहा था, लेकिन आज पीला ज़्यादा लग रहा है। और तुम्हारी आंखें भी अब ज़्यादा पीली लग रही है। कहीं तुम्हें जॉइंटिस वगैरह तो नहीं हो गया? अब भाई डॉक्टर से चेक करवाओ। अब वाकई में इस चीज़ को मैं भूल ही चुका था। मैं नाश्ता करने के बाद अब उस शीशे के पास पहुंचा जो कल मैंने देखा था अपना चेहरा। अब वाकई में मुझे एहसास होने लगा, ये भाई तो गजब हो रहा है। कल तो कम पीला था, आज कुछ ज़्यादा ही आंखें भी पीली दिख रही है। कहीं मुझे पीलिया तो नहीं हो गया। एक तरह से मैं डर चुका था, लेकिन अभी काम निपटाना था। अब मैं सोचा कि जब काम खत्म हो जाएगा ना, बीच रास्ते में या कोई डॉक्टर दिखाई देगा तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाऊंगा। इसके बाद अपने काम धंधे पर लग चुका था। और जब मुझे लगा कि हाँ, एक जगह डॉक्टर बोर्ड दिखाई पड़ा और रोड के किनारे था, मैं सोचा चलो चेक करा ही लेते। अब इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ा लेट ज़रूर हो जाएगा और उसके लिए मैं तैयार था। डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर देख करके कहने लगा कि मुझे लग रहा है आपको पीलिया है, जॉइंटिस है, लेकिन चेक मुझे खून करना पड़ेगा। मैंने बोला जो करना है डॉक्टर साहब कीजिए, और ये पीलिया है, मुझे डर लगता है, आप इसको सही कर दीजिए। तब वो कहने लगा थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं अर्जेंट में आपका खून टेस्ट करवा देता हूँ। और वही हुआ। घंटा डेढ़ घंटा मेरा ज़रूर वहाँ ख़राब हुआ। जब खून का रिपोर्ट उसके टेबल पर आई ना, तो वो हैरान था। पीलिया थी ही नहीं, जॉइंटिस का कोई उसमें खून में लक्षण ही था। डॉक्टर मेरी तरफ देख रहा था घूर घूर के, और कहने लगा कि भाई जॉइंटिस तो है नहीं, तो ये है क्या चीज़। डॉक्टर भी हैरान था और उसको शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन अब वो दवाई कुछ लिख दिया कि ये दवाई आप ले लो और 2-3 दिन खाओ। अगर इससे फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, इसी दवाई को चलाना, और नहीं तो आप मेरे पास में आ जाना, फिर हम देखें क्या उपचार करना है। लेकिन पीलिया नहीं आपको, वो डिक्लेयर कर दिया था। मैं भी संतुष्ट था कि चलो पीलिया नहीं, लेकिन चेहरा क्यों पीला हुआ पड़ा। अब संतोष तो था कि चलो दवाई लिख दिया है और दवाई से फ़ायदा ज़रूर होगा। दवाई ले लिया जी। काम उस दिन का ख़त्म हो चुका था और मैं फिर अपने पार्किंग में ट्रक लगा दिया था। खाना आज मैं होटल में ही खा के आया था और मैं उसी लड़की को ताड़ रहा था। वक्त हो चुका था। लड़की अपने बुआ के घर से जाती थी, शायद दिन भर अपने बुआ के घर में रहती थी और रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाती थी। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि अभी उसका परिवार नहीं था। इसका जो मौके का फ़ायदा मैं उठा सकता था। अगर उसका परिवार आ गया तब मुझे वो चांस नहीं मिलेगा। मैं बेचैन था उस लड़की का झलक पाने के लिए। 11 बज चुका था, अभी भी लड़की का अता पता नहीं था। मैं बार बार घड़ी देख रहा था, बार बार उस तरफ देखता था जिधर से लड़की मुझे आती हुई नज़र आनी चाहिए, लेकिन अभी भी लड़की का कोई अता पता नहीं था। 12 बज गया। मुझे बार बार अपनी टाइम पास प्रेमिका का फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं जानबूझ करके फ़ोन छोड़ दिया था। घंटी बजती रही, मैं उठाया नहीं। अगर एक बार उठा लेता तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए मैं फ़ोन को उठाया नहीं। मैं उस लड़की के लिए बहुत व्याकुल था। मैं ट्रक से उतर करके अब उस रोड पर मैं इधर उधर घूमने लगा। मन बेचैन हो रहा था। अभी तक उसका दर्शन नहीं हुए थे। आज जब तक उसको देख ना लूँ मुझे चैन नहीं पड़ना था। मैं जिधर से वो लड़की आती थी उधर मैं चल पड़ा था। उसके बुआ के घर, जिधर उसका बुआ का घर था, मैं उसका बुआ का घर देखा नहीं था कहाँ पर है। अब 12 बज गया, 12:30 बज गया, अभी भी पता नहीं। तब मुझे लगा कहीं वो अपने घर पर तो नहीं है। यही अंदेशा हुआ। इसके बाद मैं उसी रास्ते से अब मैं चलता रहा जिधर उसका घर था। पूरा एरिया मैं पार कर लिया था।
और उसके घर के सामने जब पहुंचा ना, तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मतलब उस घर में कोई है ही नहीं, ऐसा मुझे अंदाजा हुआ। और मैं कोई भी आवाज़ नहीं दिया। अब वहाँ रोशनी नहीं थी। मुझे लगा कि लड़की यहाँ पर आई नहीं है, मुझे वापस चलना चाहिए। शायद अपने बुआ के घर में रुक गई है। यहाँ होती तो रोशनी जरूर होती, रोशनी नहीं तो इस घर में वो लड़की नहीं। यही सोच करके मैं वापसी के लिए मुड़ गया। तभी अंदर से जैसे कोई हंस रहा हो, हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। हंसी उसी लड़की की थी, शीतल की। उसके हंसी के साथ में एक और हंसी सुनाई पड़ी, वो किसी लड़के की थी। और वो जब दोनों आवाज़ मुझे कान में पड़ी ना, तो मैं एकदम जो दिल था तेजी से धड़क गया कि क्या उसके कोई दोस्त है, कोई प्रेमी है जो उसने बना लिया है या पहले से मौजूद है। मन में गुस्सा भी आ रहा था और एक तरह से बेचैनी भी थी कि आखिर ये दरवाज़ा बंद है, रोशनी नहीं है, और फिर हंसी की आवाज़, ज़रूर ये दोनों लोग प्रेम कर रहे होंगे। जैसे मैं उसके घर में पहुंचता था, वो ऐसा ही खेल चल रहा होगा। मेरे दिमाग में उलूल जुलूल का वैसे ही अब सब कुछ छपने लगा था और मैं गुस्से में दरवाज़ा पीटने लगा, नाम पुकारने लगा, शीतल शीतल दरवाज़ा खोलो, शीतल दरवाज़ा खोलो। अब दरवाज़ा तो खुल चुका था। जैसे मैं दरवाजे को धकेला ना, दरवाज़ा दोनों पल्ला अब खुल चुका था, लेकिन कमरे में अंधेरा था। और वो हंसी की आवाज़ जो सुना था ना, वो अब हंसी की आवाज़ बंद हो चुकी थी। लेकिन मुझे बिल्कुल पता था कि इस घर में शीतल के साथ कोई लड़का जरूर है। मुझे उसको देखना था, शीतल से बात करना था कि क्या मेरे से तुम्हारा दिल भर गया कि नया दोस्त आपने बना लिया। ऐसे ही मेरे मन में विचार अब बेचैन कर रहा था। मैं उस लड़की से मिलना चाहता था, बात करना चाहता था। और जैसे ही मैं अब दरवाजे के अंदर आ गया, कमरे में अंधेरा था, सूझ नहीं रहा था कुछ भी। अचानक जैसे मैं किसी से टकरा गया, वो टकराहट हुई। ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में बिजली का करंट लग चुका। मैं अपना होश खोता जा रहा। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। फिर मुझे होश नहीं रहा कि मैं हूँ कहाँ पर। जब मुझे होश आया ना, तो सुबह हो चुकी थी। अपने आप को उसी कमरे के फर्श पर पाया और मेरी हालत खराब थी। कपड़े कई जगह से फटे हुए, शरीर में जैसे किसी का नोचने के निशान, बाजू पर, गाल पर, जैसे मुझे कोई नोच रहा हो, खसोट लिया हो। ऐसे ही मेरे शरीर पर निशान बने हुए थे, कपड़े भी फटे हुए थे। मैं उस जगह पर देखने लगा जहाँ हम रात गुजारते थे, उस चारपाई पर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरा कमरा मैंने निगाह मार लिया, कोई भी नज़र नहीं आया। फिर मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि ये सब रात में क्या हुआ मेरे साथ में, मैं किससे टकराया था और टकराने के बाद मुझे होश क्यों नहीं रहा, मुझे शरीर में करंट क्यों महसूस हुआ। यही सब सोच सोच के मैं अब अपनी जगह से उठ बैठा था। मैं कमरे से जल्दी से निकल गया। सुबह अब जल्दी अब सूरज निकलने में था। मुझे भी जल्दी जल्दी अपने ट्रक में पहुंचना था। अगर लेट हो जाता तो नंबर काफ़ी देर के बाद में आता, नंबर लग चुका होगा, मुझे यही अंदेशा था। मैं एक तरह से दौड़ता हुआ उस जगह से निकला, ट्रक के पास गया, कपड़े अपने बदले और ट्रक स्टार्ट करके जब नंबर वाले एरिया में पहुंचा तो 6 ट्रक मेरे आगे खड़े हो चुके थे। 7वां मेरा नंबर था। आज संजोग से पहला नंबर मेरे उस दोस्त का था। मैं अपने ट्रक से उतर करके अपने दोस्त के पास पहुंचा। बोला, भाई आज तो तुम नंबर ले गए। तब वो दोस्त कहा कि भाई जो पहले आता है पहले पाता है, आज तुम लेट हो गए तो तुम्हारा 7वां नंबर है। तब उसने मेरे चेहरे पर देखा, अरे तेरे चेहरे पर नोच खसोट का ये सब निशान क्या है, क्या हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया क्या पंकज भाई। मैं कहने लगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
आप फिर कहने लगा पहले इससे चेहरा तेरा ज़्यादा पीला हो चुका है, डॉक्टर को दिखाया? मैंने बोला हाँ, डॉक्टर को दिखाया, उसने खून भी टेस्ट किया, लेकिन जॉइंटिस नहीं निकला। दवाई लिख दिया, मैं खा रहा हूँ। अब वो लड़का मेरे से पूछने लगा कि पंकज भाई, कुछ स्पेशल बात है क्या आपके साथ में? अगर कुछ बात है तो मुझे आप बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब मेरे दिल में भी ऐसा कुछ खटक रहा था कि जैसे मैं अपने दिल का गुबार किसी से निकालूं, बात करूं, मन हल्का हो जाए। अब फिर मैंने बोला कि सुन भाई, ये बात किसी को बताना मत। बोला नहीं भाई, कसम खा के बोलता हूँ। मैंने चलो अब चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, अब मैं वहीं पर आपको एकांत में बताऊंगा। हम होटल पहुंच चुके थे। चाय नाश्ता करते हुए आज हमने एकांत का जगह चुनी थी जहां हम बैठे हुए थे। और नाश्ता करते हुए, चाय पीते हुए सारा डिटेल मैं उस दोस्त को बता दिया कि देख भाई, मुझे एक लड़की मिली थी, सारा कहानी अब मुझे उस घर में लेके गई, और उसके बाद जो जो किस्सा हुआ मैं सब कुछ बता दिया था। और आज बताया कि लड़की का मैं हंसी सुना, और उसके साथ में एक लड़का भी था, वो भी हंसा था। और जैसे मैं दरवाज़ा अब धकेलना चाहा, दरवाज़ा खुल गया। अंदर गया तो जैसे मैं किसी से टकरा गया हूँ। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। अब मुझे लगा कि बहुत बिजली का करंट मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। अब फिर मैं अपना होश खो बैठा था। सुबह जब उठा ना, तो मैं अपने शरीर पर ये निशान पाए, जैसे मेरे शरीर को कोई नोच रहा था, खरोच रहा था। अब तू सही बोल रहा है, ये सब यही निशान है। अब मैंने देखा नहीं किसी को कि मेरे साथ में किसने किया। वो लड़का, मेरा दोस्त ट्रक ड्राइवर, मेरी कहानी को सुन रहा था। आज जैसे जैसे कहानी मेरी ख़त्म हो रही थी और वो उसकी आंखें में देख रहा था, फैलता जा रहा था। जब मेरी बात पूरी ख़त्म हो गई ना, तब मेरी तरफ देख कहने लगा कि पंकज चल मेरे साथ में, उठ यहाँ से, तुझे अकेले में। मैंने कि हाँ अकेले है। कहने लगा ना ना चल तो सही। और फिर मेरा हाथ पकड़ करके चलने लगा। मैं पूछने लगा कहाँ लेके जा रहा है? अभी तो हमें काम पर चलना है। कहने लगा अभी नंबर तो लग चुका, लेबर अभी नहीं आई है, टाइम लगेगा। हाँ चल मैं तुझे वो घर दिखाता हूँ। जैसा तेरे साथ में हादसा हुआ है ना, ये मैं भुगत चुका हूँ। जैसा तू कुछ बताया है ना, वैसे ही मेरे साथ में हुआ था आज से 3 साल पहले। जब उसने मेरे से ये बात बोला ना, तो मैं तो एकदम दहल चुका था। मैंने बोला कि पूरी बात तो बताओ। तब वो कहने लगा मैं उसी घर में ले चलता हूँ ताकि तुझे यकीन हो जाए। आखिरकार हम उस घर पर पहुँच गए थे। जैसा घर था मैंने देखा था, सेम वैसे ही था। पानी का मटका वही था, पुराना बिस्तर, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ था। बोला यही घर है ना? मैंने बोला हाँ। तब कहने लगा कि तुझे अंदाज़ा है वो लड़की कौन है? मैंने बोला कि नहीं, अब मैं उसका नाम तो ज़रूर जानता हूँ, शीतल नाम है, और उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। उसका बुआ का घर है, वो बताइए, उसका परिवार कहीं गया हुआ है, आने वाला है, यही जानकारी है मेरे पास में, और कुछ नहीं। वो कहने लगा कि वो एक आत्मा है और उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। मुझे धोखे में रख कर के इस घर में लाई, अपनी शारीरिक भूख को वो मिटाया। आज जैसा तेरा हाल हुआ था ना, उसने मेरे साथ भी किया। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था। मुझे लगने लगा कि मेरे को जॉइंटिस हुआ है, और जैसे तूने चेक करवाया मैं भी चेक करवाया था, जॉइंटिस नहीं निकला। दवा खाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और तब एक ड्राइवर भाई ने बोला, जैसे मैं तेरे को टोका था वो भी टोक दिया कि तेरे साथ में क्या चल रहा है, ये तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ा है। और तब उसने बोला कि भाई तू कोई तांत्रिक को दिखा। अब मैं मरता क्या करता, दवा भी काम नहीं कर रहा था, तो मैं तांत्रिक के पास में गया। तांत्रिक झाड़ फूक करके और जो बताया ना, तो मैं चौंक गया था। और उसने बताया तेरे साथ में कोई चक्कर तो चल रहा है, और वो चक्कर चलाने वाली एक आत्मा है। जैसे उसने लड़की का हुलिया बताया, मुझे लगा कि वही लड़की है। वाकई में उस तांत्रिक ने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि देख, आज के बाद उस लड़की के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। फिर झाड़ फूक से मेरे को सही किया, एक गले में रक्षा कवच भी बना के दिया। देख, आज भी मैं अपने गले में पहने हुआ हूँ।
जब मैं ये सब सुना ना तो वाकई ऐसा लगा कि अब मैं तो गया काम से, अब कौन बचाएगा मेरे को। चेहरा काफ़ी पीला पड़ चुका था। अब ये कैसे होगा। मैं उससे पूछने लगा कि भाई मेरी मदद कर, उस तांत्रिक बाबा से मुझे मिला दे। तब वो कहने लगा कि नहीं, वो तांत्रिक बाबा अब नहीं रहे, अब वो ना जाने कहाँ चले गए। मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो नहीं मिले। जिस मकान में रहते थे मकान खाली कर गए। मैं कहने लगा भाई अब मैं क्या करूं। तब वो कहने लगा कि भाई मैं तेरा यही मदद कर सकता हूं, ये जो रक्षा कवच है ना तू मेरे से ले ले। वो निकाल करके मेरे गले में डाल दिया था। कहने लगा कि अब तो मैं पुराना बात हो चुका है, अगर कुछ होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन पहला तेरा जान बचाना सही है। अगर इससे तेरे को फायदा होता है तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर कोई और उपाय देखेंगे। लेकिन कमाल की बात थी, उस रक्षा कवच ने काम किया। मेरा जो शरीर पीला पड़ा था ना अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। और वो लड़की उस दिन रात के बाद में कभी मुझसे नहीं मिली, और मैं रात को उस जगह पर अब रुकता भी नहीं था। मैं एक दोस्त के घर जा कर के अब पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगा। मैं सुबह ही आता और फिर रात को ट्रक खड़ा करता और फिर पेइंग गेस्ट के रूप में जहाँ जिस घर में रहता था वहाँ चला जाता। इसके बाद आज भी रक्षक कवच मेरे पास में गले में पड़ा हुआ है। मैं अपने दोस्त को बोला कि तुम ले लो, तब वो कहने लगा नहीं नहीं, अब ये तेरे गले में सूट कर रहा है और तेरा फायदा भी है, तो भी पहने रहा। और किसी को हो सके भला करना है, अगर किसी की ज़रूरत है तो उसको भी तू दे सकता है, उसका भी फायदा हो जाएगा। लेकिन आज तक रक्षा कवच मेरे गले में है, अब मैं किसको दूं। जब तक किसी की ज़रूरत ना हो तो ऐसे किसी को दे नहीं सकते, ना कोई ले सकता है। तो ये थी कहानी पंकज जी की। और जो वहाँ के ड्राइवर लोग थे ना, अब वो कहते थे कि ऐसे मैंने लड़की को जाते हुए रात में देखा था जैसे मैंने देखा था। अब सबको वहाँ पर पता चल चुका था कि एक आत्मा लड़की है जो भटकती हुई इस जगह से गुजरती है और नौजवान लड़के को ही फांसती है और फिर उसी जगह में ले जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे जितने ट्रक ड्राइवर वाले थे हमारे आसपास में, सबको जानकारी हो गया था। अब सब सतर्क हो गए थे। अब उस लड़की के जाल में कोई नहीं फंस रहा था। सब अपना ट्रक खड़ा करते और वक्त से अपना साथ निकल जाते। इसके बाद मैंने किसी को नहीं सुना कि वो लड़की किसी को बहला फुसला करके और उस घर में ले गई हो। तो दोस्तों ये थी पंकज जी की अपनी आप बीती। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को हमें शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर हम मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में, और वो भी कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आपको पसंद आएगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।